नमस्कार, बीसीसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहते हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, मगर समाज का एक दस्तूर है, इसलिए बताना जरूरी है कि आज हमारे बीच 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हमारे बीच मौजूद है, जिन्होंने एक छोटे से गाँव से लेकर शिक्षक के बाद एक तहसीलदार के पद पर आया और आज सबसे कठिन एग्ज़ाम को पास कर यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर आईपीएस बने और आज हमारे बीच मौजूद है। और उस भ्रांति को भी तोड़ा जो समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि छोटे से गांव से या छोटे से स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग आगे नहीं बढ़ पाते, उस भ्रांति को भी इन्होंने तोड़ा है और इस मिथक को तोड़ने के बाद आज हमारे बीच मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था एक छोटे से गाँव की, एक छोटे से गांव से निकलना, छोटे से गांव के बाद शिक्षक तहसीलदार के पद पे आना, उसके बाद यहाँ पर एक आईपीएस पद पे लगातार आप समूह का कार्य कर रहे हैं, कैसा रहा है सर ये सफ़र आपका? देखिए, मैं पहला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। हमसे पहले हम यदि इतिहास पढ़ते हैं, देखते हैं, पीछे जाते हैं तो अब्राहम लिंकन जी लगातार हारने के बाद 52 साल करने के बाद एक मतलब किस तरह से वो एक किसान के रूप में भी काम करता है, बढ़ई करता है और अल्टीमेटली वो एक दिन कहाँ सक्सेस पाता है। जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं, कितना संघर्ष करके और अचीव करते हैं। नेल्सन मंडेला की बात करते हैं, हम अपने जो भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं। तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत है, इनसे हम सीखते हैं कि जब वो इन विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ सकते तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते। और वही चीज़ें हमारे लिए एक मनोबल के रूप में, मोटिवेशन के रूप में काम करती है कि हम जो है चाहे रूरल एरिया से आए हैं, चाहे कहीं से भी आए हैं, चाहे एक किसान या एक मजदूर परिवार से आए हैं या मध्यम वर्ग परिवार से आए, यदि आपका संकल्प है, डिटर्मिनेशन है और आपको कुछ करना है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। मेरा एक मानना है कि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता तब तक जब तक आप कोई उसको मौका नहीं देंगे। तो आपका एक टारगेट है, गोल है, मुझे कुछ करना है तो फिर आप कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपकी एक थॉट मैंने पढ़ी थी, उस थॉट ये था कि एक कामयाब इंसान और एक आम इंसान में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ताकत का या ज्ञान का नहीं, सिर्फ इच्छा शक्ति का। इच्छा शक्ति अगर हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। आप पहले इच्छा शक्ति, फिर उसको काम को शुरू करो और लगन के साथ और डटे रहो तो निश्चित रूप से आप सक्सेस होते। बिल्कुल सर, एक बड़ा सवाल जो उभर कर सामने आता है कि आपकी पोस्टिंग, पहली जो पोस्टिंग हुई थी बस्तर दंतेवाड़ा लाल आतंक का क्षेत्र कहलाता है सर, लगातार कई तरीके की भ्रांतियां भी उस चीज़ को लेकर है। हम जानना चाहेंगे आपसे ये माओवाद क्या है ये लाल आतंक, क्या है माओवाद, इनकी ये कैसे कार्य करते, क्या कार्य है इनका, क्यों ये समाज को दूषित करने का प्रयास करते, इनके लिए किस तरीके का प्रयास भी किया है आपने? देखिए, जो यदि माओवाद की या नक्सलवाद की जो बात करते हैं, जो मैंने उस एरियाज में देखा है, उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो केवल एक्सटोर्शन के रूप में काम करते हैं कि कैसे तेंदुपत्ते ठेकेदारों से पैसा लेना है या कैसे लोगों को धमका चमका पैसा लेना है। और सबसे बड़ा जो उनका कह सकते हैं कि वो कहने को तो कहते हैं कि हम आदिवासियों के या वंचितों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो मैंने देखा है वहाँ पर, वो आदिवासी और वंचित समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दुश्मन क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस एरिया की सब स्कूलों को तोड़ दिया। वो इसलिए तोड़ दिया कि उनके जो नेता है, चाहे वो सेंट्रल कमेटी के हो, किसी भी कमेटी को, वो नहीं चाहते कि आदिवासी क्षेत्र के बच्चे पढ़ें। वो नहीं चाहते हैं कि भोपालपट्टनम से, कोंटा से या दोरनापाल का बच्चा पढ़ करके डॉक्टर बने। वो नहीं चाहते कि आईएएस बने या आगे बढ़े, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि यदि सुकमा से या किस्टारम से या गोलापल्ली का कोई बच्चा पढ़ गया, आगे बढ़ गया, तो वो कल को सवाल पूछेगा उनसे, उसको सवाल पूछेगा कि भाई आप लोगों ने हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए क्या किया। और जो पढ़ेगा वो उसको ये पता, वो समझ जाएगा कि जो है कौन सी विचारधारा जो आदिवासियों के लिए, उनके लिए जो है वो ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि नक्सलवादी या माओवादी
केवल आदिवासियों को मुख्य धारा से काटने के लिए चलाया गया एक मूवमेंट। कहीं ना कहीं एक शिक्षा का अभाव भी कह सकते हैं। शिक्षा का अभाव नहीं, ये नहीं कह, शिक्षा का सरकार ने इतने मतलब ये छत्तीसगढ़ में मैंने देखा है कि आश्रम खुले जी। ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे राजस्थान में नहीं है। एजुकेशन के लिए इस एरियाज में जो आश्रम व्यवस्था है, जहाँ पर पहली क्लास से लगा बच्चा, क्योंकि दूर दूर घर है, वहीं रहता है, वहीं खाता है, वहीं पढ़ता है, इससे बेस्ट सिस्टम नहीं हो सकता था। बिल्कुल, मतलब एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आप देखे होंगे कि आश्रम से, गंगालूर से, भोपालपट्टनम से और बीजापुर के आसपास के, आप देखे होंगे आज जसपुर का कलेक्टर बीजापुर के हैं, भोपालपट्टनम से 2-3 लोग मजिस्ट्रेट हैं, गंगालूर से 1-2 लोग डॉक्टर है जो भोपाल में है। ये जब ये माओवाद नहीं था तब ये लोग पढ़ के निकल गए। जब से ये माओवादियों ने वहाँ जड़ जमाई है, उसके बाद उस क्षेत्र से कोई भी बच्चा नहीं निकल पाया। ये इनका एक स्ट्रेटजी है कि आदिवासियों को शिक्षित मत होने दो। सर, एक नेटवर्किंग को लेके होती है, इनकी नेटवर्किंग कहाँ से जुड़ती होगी? जैसे ये इनके जो कई तरीके के जो गोले बारूद के सामान वगैरह आते हो, इनकी नेटवर्किंग का कोई? देखिए, गोला बारूद की इनकी बात करते हैं शुरू में, क्योंकि जो है कई पुलिस स्टेशंस पे इन्होंने अटैक किए थे। उस समय जो पुलिस स्टेशंस में नंबर्स भी कम थे तो उन्होंने लूट लिए थे, कई बार इनकाउंटर सर्विस लूट लिए थे। और कुछ जो है इनके दूसरे, जैसे आप सुने होंगे कोरापुट में, उड़ीसा में एक बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है, पुलिस लाइन लूटे थे, हथियार मिले थे। तो इस तरह से ये व्यवस्था कर लेते हैं। और आज कुछ बीच में ये लोग कुछ अपने कंट्रीमेट बना भी लेते हैं, तो वो चीज़ें इनके पास आ जाती है। और बहुत बार ये भी मिला है कि इनके कुछ लिंक भी दूसरे जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनसे भी रहे, तो वहाँ से भी मिल जाता है। कुल मिलाकर के अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि ये देश का विकास नहीं हो, और स्पेशली आदिवासी, गरीब, वंचित लोगों का विकास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये आदिवासी माओवादी पे चूँकि कई भ्रांतियाँ भी लोगों, इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया था। सर, एक महिलाओं के लिए गंभीर समस्याएँ हैं। महिलाएं चूँकि जागरूक नहीं हो पाती, महिलाएं अपनी शिकायतें करने नहीं आ पाती। ये छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है हमारा, ये राज्य हमारा जो, वो आदिवासी अंचल है। आदिवासी लोग, एक तो शिक्षा का भी थोड़ा बहुत अभाव है कहीं ना कहीं पर, और उसके बाद महिलाएं जागरूक नहीं हो पा रही। इसके लिए कोई योजना है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार है कि जिसके लिए महिलाएं भी जागरूक हो, वो आएँ और शिकायतें अपनी दर्ज कराएँ? देखिए, इसके लिए आप देखेंगे कि हमारे माननीय डीजीपी साहब ने भी अपने नंबर जारी किए, हमने भी अपने नंबर जारी किए। इवन सभी एसपीएस के और थाना प्रभारियों के नंबर्स भी आप देखे होंगे, कुछ जगह जहाँ पर पब्लिक प्लेस है वहाँ पर नोटिस भी करवाए। और समय समय पर हम जो आप लोगों के माध्यम से भी ये मतलब अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या होती है तो हमारे तक पहुँचे। और जब से हमारा 112 हुआ या रक्षा टीम है, किसी भी तरह की कोई बात होती है तो जरूर पहुँचती है। और हम कोशिश करते हैं कि किसी भी महिला की कोई समस्या हो, चाहे घरेलू संबंधित हो या तो दूसरी हो, तो हम तक पहुँचे, पुलिस स्टेशन तक पहुँचे, और उसमें हम पूरी संवेदनशीलता से कार्रवाई करने के लिए हम सभी थाना प्रभारियों को, पुलिस के कर्मचारियों, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और इसी का नतीजा कि आप देखेंगे कि बेझिझक होकर के वरिष्ठ कार्यालयों में या थाने में महिलाएं आजकल पहुँच रही है, अपनी शिकायत दर्ज करा रही है, उनको न्याय भी मिल रहा है। बिल्कुल सर, न्याय की बात की यहाँ पर। और लगातार एक सबसे बड़ा गंभीर सवाल सर खड़ा होता है, साइबर क्राइम को लेकर काफ़ी बढ़त है। लगातार हम खबरें भी सुनते हैं कि साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं, साइबर सेल के यहाँ पर एग्जैक्टली जो साइबर क्राइम, आप सही बोल रहे हैं कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है जी। और आजकल हर जो व्यक्ति है वो जो मोबाइल है उसका बैंक से लिंक है जी। और आपके पास में साधन है, मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन आप जागरूकता नहीं है। आप कोई भी आपको फ़ोन करेगा, आपको एटीएम के नाम से फ़ोन करेगा या आपकी लॉटरी के नाम से फ़ोन करेगा। बहुत सारे साइबर क्राइम तो केवल लालच के कारण से हो रहे हैं जी। आपको एक लिंक भेजेगा कि आपकी लॉटरी लग गई है, 5 करोड़ मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, और आदमी तुरंत लालच में आता है। फिर कोई टावर के नाम से, कोई एजेंसी के नाम से। तो ये जो एक तो लालच की प्रवृत्ति जो है ना, उसके कारण से आदमी उस लालच में फंस जाता है, ठगा जाता है। दूसरा ये है कि एक कह सकते हैं कि जागरूकता का भी कमी है। अगर साइबर फ्रेंडली नहीं है,
साइबर फ्रेंडली नहीं है आपको कि ये जो चीज़ें आ रही है। आप देखे होंगे फेसबुक पे बिल्कुल जाते हैं जी। तो वहाँ से भी जो है कुछ आईडी फेक आईडी बना लेते हैं, फिर लड़कियों से दोस्ती करते हैं, फिर उसको जाल में फंसा लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, मोबाइल्स में कुछ वीडियोस बना लेते हैं, कुछ आदमी मोबाइल के थ्रू किसी को धमकी देता है, पैसा मांगता है। तो ये मोबाइल के कारण से आदमी को जिसके साथ आप क्राइम करने जा रहे हैं उसके सामने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप दूर बैठ करके भी आप उनको जो है क्राइम कर सकते हैं। पहले चोरी करने के लिए किसी घर में घुसना पड़ता था जी, अब घर में नहीं घुसना अब आपको घर में घुसने की जरूरत नहीं अब है। डिजिटलाइजेशन है। आप 500 किलोमीटर दूर बैठ करके भी उसके जो पैसा है आप चुरा सकते हैं। बिल्कुल। तो जो अपराधी के लिए ये चीज़ें, और चूँकि समय पर रिपोर्टिंग भी नहीं होती है, कई बार आदमी श्रम के मारे नहीं करता, लोग हंसेंगे, अरे देखो ठगा गया। तो ये चीज़ें भी वो सामने वाले का थोड़ा सा जो क्रिमिनल्स का मनोबल बढ़ा देता है। फिर दूसरा है कि जो क्रिमिनल्स है वो भी इतने हाईटेक हैं कि पुलिस उनको ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाता है एग्जैक्टली। तो ये पुलिस के सामने चैलेंज तो है, तो हम उसके लिए साइबर की जो टीम है उसको भी ट्रेनिंग भी देते हैं और नए नए टूल्स आते हैं उसको यूज भी करते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के जो मैसेजेज आते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दें, और यदि आप किसी प्रकार की मान लो कि ठगी हो गई है तो उसकी तुरंत थाने तक उसकी शिकायत करें, जिससे कि उस क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। एक अपील भी आपने की, निश्चित तौर पे अगर किसी तरीके की ऐसी घटनाएं होती है तो बेहिचक होकर थाने जाएं, अपने नज़दीकी प्राथमिक जगह पर जाएं, उनमें सूचना दें प्राथमिक, जिस तरीके से इस तरीके के अपराध पर रोक लगाई जाए। क्योंकि समाज ये फैली हुई डिजिटलाइजेशन का एक ज़माना है जिसमें फैली हुई ये विसंगतियाँ हैं, जिसको दूर हमको और आपको मिलकर करना है, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर करना है, ये अपील है। सर मेरा एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप युवाओं के आइडल हैं, युवा आपको फॉलो करते हैं लगातार, फेसबुक के माध्यम से एक चीज़ देखने को मिलती है, योगा और एक्सरसाइज वगैरह लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा सर, एक छोटा सा राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, आदिवासी अंचल है, युवा नशे की गिरफ्त में है सर। नशे का बड़ा कारोबार होता है, चाहे वो छोटा सा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही की बात करूं या बिलासपुर की बात करूं, इन जिलों में लगातार नशे के अवैध कारोबार है। जानकारी भी मिलती है नशे के कारोबार कहाँ से आते हैं, लेकिन फिर भी ये जो आपराधिक कृत्य के लोग हैं पकड़ से दूर होते हैं। इसको रोकने के लिए कोई योजना? देखिए आप देखेंगे कि जहाँ सूचना मिलती है कार्य होती है। आप गौरेला में देखेंगे पिछले कुछ दिनों में गाड़ी पकड़े थे, कभी 200 kg पकड़ रहे हैं, 400 kg पकड़ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहा है, कभी मतलब मोस्टली जो गांजा है वो उड़ीसा से इधर से उधर से पार होता है। और जहाँ भी सूचना मिलती है पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन ये सही है कि केवल गांजा ही नहीं, उसके अलावा कुछ लोग जो सूंघ करके भी नशा, छोटे छोटे बच्चे भी नशा इस तरह की एक्टिविटी में शामिल है। तो पुलिस तो जो है ना कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन पे भी कार्रवाई करती है, पकड़ती है। लेकिन ये जब तक जो इस तरह का जो क्राइम जो कर रहा है उसके ऊपर उसका अपने परिवार का थोड़ा सा प्रेशर हो, यदि किसी का फादर इस तरह का काम कर रहा हो, जो इस तरह कैप्सूल मतलब इंजेक्शन बेच रहा हो या दवाई बेच रहा हो, यदि उसकी पत्नी उसको बोले कि ये धंधा ठीक नहीं है, इससे लोगों को नुकसान हो, यदि उसका बच्चे बोले कि पापा ये काम ठीक नहीं है, आप किस समाज को बर्बाद कर रहे हैं, तो यदि इस तरह की चीज़ें भी घर से भी उठे। लेकिन क्या हो रहा है कि हम भौतिकतावादी में जीते हैं कि हम ये अपने फादर से सवाल नहीं पूछते हैं कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, क्या कोई इस तरह का, क्योंकि हम अपने लाभ के लिए, हित के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हज़ारों बच्चों का भविष्य हम बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सोसाइटी के अंदर से, परिवार के अंदर से भी एक मॉरली यदि प्रेशर बनेगा तो बहुत जल्दी हम इस पर सक्सेस हो सकते हैं। बाकी पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस को जो जानकारी मिलने के बाद उसको जो FIR भी दर्ज करती है और जो कार्रवाई होती है वो हम करते ही हैं। लेकिन जब तक सोसाइटी और बिल्कुल खुद इसके ऊपर इन चीज़ों पे एक नियंत्रण नहीं करेगी, साथ ही बच्चों की काउंसलिंग नहीं करेंगे हम, जब तक पेरेंट्स ये पता नहीं लगाएगा कि बच्चा दिल में है कहाँ, किसके साथ में, किसकी संगति में है वो, और जब घर लौट रहा है तो किस टाइम पे लौट रहा है, जब लौट रहा है तो उस समय की उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि नशे करने वाला तो आप पहचान आ जाएगी। तो उसकी काउंसलिंग करें, और यदि वो उन चीज़ों से नहीं हो रहा तो आप पुलिस स्टेशन पे भी लेके आए उसको, तो वो इस चीज़ को बताएगा कि उसको ये चीज़ें मिल कहाँ से रही है।
डेफिनेटली यदि किसी के परिवार के बच्चे इस तरह के जो गिरफ्त में हैं, वो लोग पुलिस स्टेशन तक भी पहुँचे कि ये हमारे बच्चे को फलाना व्यक्ति जो है इस तरह का नशा देता है या बेचता है, तो भी काफ़ी सही हो सकता है। सर, युवा कोई आइडल हैं आप, लगातार युवा आपको फॉलो भी करते हैं। मैं चाहता हूँ युवाओं को एक संदेश दें जो नशे की गिरफ्त में आते हैं, वो नशे से बचकर कैसे अपनी ज़िंदगी को एक कामयाबी के रास्ते पे ले जा सकते हैं, एक सफलता के मुकाम पे आ सकते हैं। अगर युवाओं को एक संदेश आपका मैं चाहूँगा तो युवाओं देखिए, मैं आपके माध्यम से युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप इस दुनिया में कुछ एक इस दुनिया को बहुत सुंदर बनाने के लिए आपको जो भी एक ईश्वरीय शक्ति जिसको आप मानते हैं उन्होंने भेजा है, तो आप एक तो ये कि नशे से दूर रहें, दूसरा एक डिसिप्लिन तरीके से कि मॉर्निंग से लगा के नाइट तक आपका एक डिसिप्लिन वे होना चाहिए, और अपने आप को फिज़िकली और मेंटली फिट रखने के लिए भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए। साथ ही जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका भी हम इज़्ज़त और रेस्पेक्ट करें, और साथ ही जो हम अनजाने अनजाने में जो आपके हाथ में जो मोबाइल है वो उससे हम कई प्रकार के साइबर क्राइम कर बैठते हैं, वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही ये जो आप वो चीज़ ही देखिए, वो चीज़ ही पढ़िए, वही सुनिए और वही करिए जो आपको अपने टारगेट को या लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद कर रही हो। यदि आप कुछ करने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ या सुनने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, वो मेरे टारगेट को पूरा करने में मददगार होगा या नहीं। यदि हाँ कहता है तो आगे बढ़िए, यदि आपको लगता है कि नहीं तो फिर पीछे हटिए, और आप बिल्कुल लगन के साथ रहिए, और कह सकते हैं कि आप धैर्य के साथ और डेडिकेशन के साथ आप किसी भी गोल के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ 2003 बैच के आईपीएस जो एक छोटे से गांव से निकलकर इस भ्रांति और इस मिथक को तोड़ा कि छोटा सा स्कूल, जो मैंने पहले आपको बताया कि छोटे से स्कूल से कोई निकलकर आगे नहीं बढ़ता और इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। और आपको बताना चाहूँगा कि सर जो आईपीएस सर हमारे साथ बैठे हुए 2 बार राष्ट्रपति अवार्डेड भी हो चुके हैं और हमारे साथ बीच मौजूद हैं। उन्होंने युवाओं के लिए एक अच्छी चीज़ जानकारी दी कि युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं की जागरूकता पर उन्होंने बात की। फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।